बीएससी पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में हम देखेंगे, हमने कोरियोलिस बल पढ़ लिया था। कोरियोलिस बल के प्रभाव क्या क्या पढ़ते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी के सापेक्ष गति, कोरियोलिस बल के प्रभाव के अंतर्गत। तो इस तरह से ये हमारी अर्थ है का सरफेस लेते हैं। तो अर्थ के सरफेस पे किसी बिंदु P पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है। तो यहाँ हम इस सरफेस के सापेक्ष इस पूर्व दिशा में तो x डैश लेते हैं और ये इस तरफ z और ये इस धरातल के ऊर्ध्वाधर जो है ये y डैश हमने लिया है ऊर्ध्वाधर कंडीशन पे। तो यहाँ से ये जो अक्ष जा रही है, इस अक्ष से जो है इस बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो r वेक्टर है और इस केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से और इसको P को मिलाने वाला जो स्थिति सदिश है वो कैपिटल R वेक्टर है। यहाँ इस पृथ्वी के भूमध्य रेखा से और इस बिंदु के बीच बनाया गया कोण जो है लैम्बडा कोण है। तो और यह पृथ्वी ओमेगा वेक्टर कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। तो इस पूरी सिचुएशन को हमने इस तरह अलग से यहाँ इस डायग्राम में बनाया है। तो ये डायग्राम यहाँ इस तरह से बना हुआ है हमारे पास। तो ये x एक्सिस इस तरफ, ये y एक्सिस, y डैश एक्सिस, ये z डैश एक्सिस, ये ओमेगा ये इस तरह से है, कोणीय वेग से ये घूर्णन कर रहा है। पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन गति करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर निर्देश तंत्रों को, जो पृथ्वी पर जितने भी हम निर्देश तंत्र लें, जितने भी पृथ्वी पर निर्देश तंत्र हैं, उन निर्देश तंत्रों को हम किस प्रकार के निर्देश तंत्र मान सकते हैं? घूर्णी निर्देश तंत्र ले सकते हैं। उन सभी निर्देश तंत्रों को हम क्या मान सकते हैं? घूर्णी निर्देश तंत्र। माना कि पृथ्वी पर लैम्बडा कोण वाले किसी बिंदु P पर, लैम्बडा कोण का वाला जो बिंदु है P, ये हमने लिया था कि लैम्बडा कोण बना रहा है और ये P बिंदु है लैम्बडा कोण पर। तो ये इस तरह से है। बिंदु P पर एक कण स्थित है। बिंदु P को मूल बिंदु मानकर एक निर्देश तंत्र खींचते हैं जिसका x डैश अक्ष पूर्व दिशा में और y डैश अक्ष उत्तर दिशा में स्थित है। z डैश अक्ष ऊर्ध्वाधर लंबवत पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर होता है। ये जो z डैश अक्ष है, ये तो पूर्व दिशा में x हो गया, ये उत्तर दिशा में y हो गया, ये z जो है इसके पृथ्वी के तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो ये x, ये y और ये z इस तरह से पृथ्वी के तल पर इस तरह से ऊपर की ओर लंबवत रहता है। तो पूर्व, उत्तर और ये पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ये बना रहता है की ओर है। यह निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण समान कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर से घूर्णन करता है। ओमेगा वेक्टर को दो घटकों में विभाजित करते हैं, y डैश दिशा में ओमेगा कोस लैम्बडा तथा दूसरा z डैश दिशा में ओमेगा साइन लैम्बडा। तो ओमेगा वेक्टर बराबर हम ले सकते हैं कि ओमेगा कोस लैम्बडा z कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्बडा k कैप। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके पास यहाँ बनती है। फर्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो हुई पृथ्वी की गति, ठीक है, क्षैतिज डायरेक्शन में। अब हम फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई कण है, क्षैतिज दिशा में गतिशील कण है
तो उस गतिशील कण पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ इससे। तो हम लेते हैं, माना कि पृथ्वी पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण लैम्ब्डा कोण पर स्थान p पर v डैश वेक्टर वेग से गति क्षैतिज डायरेक्शन में क्या है, गतिशील है। और क्षैतिज दिशा में उसका जो वेग का घटक है एक्स वाई डायरेक्शन में, तो v डैश वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स डैश आई डैश केप वी वाई डैश जे डैश केप के रूप में है। अतः यदि हम बात करें कोरियोलिस त्वरण की, तो एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू, कोरियोलिस जो त्वरण है हमने पढ़ा है एफ सी इज इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर के रूप में। ये हमने इसका जो है कोरियोलिस त्वरण पढ़ा हुआ है। तो यहाँ वैल्यूज रखते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ वी डैश की वैल्यू रखेंगे, तो दोनों ही हमारे पास है। तो माइनस का 2 आई डैश केप डैश डैश केप के डैश केप, ये हमारे पास सारणिक इसका सारणिक हो गया। तो यहाँ 0, क्योंकि क्षैतिज घटक हमने पृथ्वी पर देखा है तो एक्स घटक तो 0 होता है, जे का क्या होता है ओमेगा कोस लैम्ब्डा, और के डैश के साथ जेड डायरेक्शन में ओमेगा साइन लैम्ब्डा। देख सकते हैं ये हमने फाइंड आउट किया था, ये रहा ओमेगा ओमेगा कोस लैम्ब्डा जे केप ओमेगा साइन लैम्ब्डा के, और ये क्षैतिज घटक रहा वी डैश वेक्टर का। तो इन दोनों से वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जब देखिए माइनस का 2 और इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, और आई डैश के साथ ये बनेगा आपके पास माइनस का ओमेगा वी वाई डैश साइन लैम्ब्डा आई के रूप में। और इसी तरह इन दोनों को सोल्व करते हैं, सारणी को सोल्व करके, तो इससे जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आती है क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में। तो कोरियोलिस जो त्वरण है, कोरियोलिस त्वरण का जो क्षैतिज घटक होगा, हमें सबसे पहले कोरियोलिस त्वरण का क्षैतिज घटक मिलना है। तो क्षैतिज घटक में या तो x है या y है, तो हम यहाँ जो घटक फाइंड आउट करते हैं तो वो है हमारे पास क्षैतिज घटक, वो होगा ये होगा 2 ओमेगा, ये x और y वाला, ये z तो ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, तो वी वाई डैश साइन लैम्ब्डा आई डैश के, और यहाँ से वाई डैश वी एक्स डैश साइन लैम्ब्डा जे डैश केप के रूप में हमें ये मिलता है। ये तो हो गया आपके क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक का परिमाण ले, तो क्षैतिज घटक का यदि आप परिमाण लेंगे तो अंडर रूट इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ओमेगा वी डैश साइन लैम्ब्डा के रूप में जो है आपको ये परिणाम मिलता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक दाहिनी ओर मिलता है। ये किस तरफ मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में? दाहिनी ओर। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये किस तरफ मिलेगा? बाईं ओर मिलता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें वर्टिकल, तो वर्टिकल पार्ट जो है आपके पास ये रहा, ये वर्टिकल भाग है, तो ये आपके जो है त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। त्वरण का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? 2 ओमेगा वी एक्स डैश कोस लैम्ब्डा के रूप में। तो यहाँ से कुछ डिस्कशन निकाले जा सकते हैं कि नदियों के किनारे कटाव किस तरह से होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में एक नदी में पानी पश्चिम से पूर्व की ओर वी वेक्टर डैश इज इक्वल टू वी एक्स डैश आई के वेग से बह रहा है। तो बह रहा है जो इसलिए नदी के पानी में लगे कोरियोलिस बल का जो क्षैतिज घटक है वो होगा, क्षैतिज घटक हमने फाइंड आउट कर रखा है, माइनस का जे डैश के 2m
वी एक्स डैश साइन लेमड़ा के रूप में। तो ये आपके पास जो है क्षैतिज घटक हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण नदी द्वारा कटाव बहाव की दिशा के दाहिनी ओर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में किस ओर होता है, बाईं ओर होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो कटाव होगा वो किस तरफ होगा, दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरफ होगा, बाईं ओर। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर आएंगे तथा उदग्र दोनों दिशाओं में कार्यरत होने से वामावर्त चक्रवात बनते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ती चक्रवात और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती चक्रवात बनते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं जो है पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कोरियोलिस बल का क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक पार्टिकल है जो h ऊंचाई पर स्थित है और इधर z डैश डायरेक्शन लेते हैं हम। ये ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये ऊपर से गिराया जाता है h ऊंचाई से। तो गिरने पर ये कितना इस पर कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, ये h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है। तो t सेकंड पश्चात पिंड का वेग v डैश जो होगा वो होगा, कितना होगा, वेग बराबर g इंटू टी के रूप में होगा, माइनस का k कैप g इंटू टी के रूप में ये होगा। चूँकि v बराबर u प्लस ए टी होता है तो ये v बराबर u बराबर तक 0 है, तो माइनस का k डैश इसलिए लेंगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है विपरीत डायरेक्शन में। तो माइनस का k डैश के जी टी के रूप में ये इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है, जेड अक्ष के विपरीत दिशा में आ रहा है इसलिए। तो माइनस का k डैश ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के केंद्र की ओर एकांक सदिश है। घूर्णी निर्देश तंत्र में यदि हम कोणीय वेग की बात करें तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा जे डैश केप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश केप के रूप में इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड आउट होती है। पिंड पर कोरियोलिस बल कितना लगेगा तो वो देखिए, एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है पद। तो दोनों से वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे। दोनों वैल्यूज को यहाँ रख देते हैं। तो माइनस का 2m आई डैश केप जे डैश केप के डैश केप और यहाँ इसका ओमेगा इसका कोणीय वेग का घटक और ये क्षैतिज वेग का घटक, इनके जो गेन पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है उसके वेग के घटक यहाँ रखते हैं। और इसको जब रख करके हम इसको सोल्व करते हैं तो एफ सी वेक्टर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2m ओमेगा जी टी कोस लैम्डा आई डैश केप के रूप में। आई डैश की केप की दिशा पूर्व की ओर होती है, इससे हमें पता चल रहा है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हम आई केप लेते हैं तो ये यहाँ माइनस भी नहीं है, पॉजिटिव आई डैश केप है। तो आई डैश केप पॉजिटिव है तो इससे हम कह सकते हैं कि किसकी ओर होगा, पूर्व दिशा की ओर। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड पूर्व दिशा की ओर क्या होता है, विस्थापित हो रहा है। तो जैसा कि हमने डायग्राम में भी दिखाया हुआ था, तो डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो पिंड है सीधा ना आकर के कोरियोलिस बल के कारण इस तरह से पूर्व दिशा की ओर क्या हो जाता है, हल्का सा एक्स डैश विस्थापित होता है। अब ये विस्थापन कितना होगा उसको भी फाइंड आउट। तो यहाँ ये हमें जो है एक्स डैश इज इक्वल टू 1/3 जी ओमेगा टी की पावर 3 कोस लेमड़ा के रूप में इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट होती है। यहाँ हम इस पर एक जो है कंडीशंस हैं वो अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या कंडीशंस हैं। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है।
और u इज इक्वल टू यहाँ 0 है और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के रूप में s को h के रूप में ले सकते हैं, h के रूप में हाइट के रूप में ले रहे हैं तो u बराबर तो 0 रख देंगे तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के रूप में बनेगा। g की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करें तो 2h अपॉन टी स्क्वायर के रूप में मिलेगी। तो t इज इक्वल टू आपको क्या मिल सकता है यहाँ से अंडर रूट 2h अपॉन जी के रूप में इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी। तो t की वैल्यू हम जो है इक्वेशन नंबर 4 जो है हमारी उसमें रखते हैं। तो x डैश इज इक्वल टू 1/3 जी ओमेगा कोस लेमड़ा जी 2h अपॉन जी की पावर क्या बनेगी 3/2। अब जो 2h है 2h से हम जो है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2h से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो देखिए इस g को, ये जो g है इसको भी नीचे ले जाएं तो 2h अपॉन जी बन जाता है। तो x डैश जो विस्थापन होगा 2/3 h ओमेगा कोस लेमड़ा अंडर रूट 2h अपॉन जी के रूप में यहाँ बनेगा। एक पावर से यहाँ जो है ये यहाँ हाफ पावर आ जाएगी तो एक पावर से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाती है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये पद बनता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरता हुआ पिंड समान विस्थापन से पश्चिम दिशा की ओर विस्थापित होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में तो ये किस तरफ होगा, पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होता है। और यदि यही घटना दक्षिणी गोलार्ध में हो रही है, h ऊंचाई से कोई पिंड गिर रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये किस दिशा की ओर विस्थापित होगा, पश्चिम दिशा की ओर। इतना ही विस्थापित होगा, विस्थापन तो इतना ही होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।